पुराने बच्चे आ गए इसको जिनकी जरूरत है। करें, शुरू करें। राजस्थान की अप्पा प्रणाली में लास्ट हम बात कर रहे थे बनास नदी तंत्र, ठीक है। और बनास नदी तंत्र में हमने कुछ लिखा था क्या? नहीं। इधर देख लो, एक तो बनास नदी लंबाई 512 किलोमीटर, सहायक नदियां पढ़नी, ठीक है। तो एक तो पहले रिकेप कर रहा हूं कि बनास नदी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर। बनास नदी का उद्गम कहां पर? बेरोका मठ, खमनौर राजसमंद से, अप्पा क्षेत्र राजसमंद, इसके बाद चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का प्लेस रामेश्वर घाट, जहां पर सीप नदी का जल लेकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती। इसके बाद बनास नदी पर 3 बांध, पहला भागीरी का नाका, दूसरा ननसमंद और तीसरा बिसलपुर बांध। लास्ट में हमने लिखा था बिसलपुर बांध नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट निर्मित बांध। इस बांध में बिसलपुर पेयजल परियोजना संचालित है, जिसमें इकोनॉमिक सहयोग जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आप सब इंस्पेक्टर का अगर पेपर देखेंगे तो बहुत सारी योजनाओं में वित्तीय सहयोग पूछा था। परियोजनाएं दे रखी थी इधर, और परियोजनाओं के साथ में क्या पूछ रखा था? वित्तीय सहयोग किसका है। तो जितनी भी हम प्लानिंग आती है नई नई, उन प्लानिंगों में हमें वित्तीय सहयोग को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बनास की सहायक नदियों पर बात कर रहे थे। बनास की सहायक नदियों में नंबर 1 बेड़च, ठीक है। बेड़च नदी पर मैंने बात की थी कि बेड़च नदी, इसका उद्गम होता है गोगुंदा उदयपुर से। उदयपुर शहर के मध्य वह आयड नदी के नाम से प्रवाहित होती है। इसी नदी पर उदयपुर में एक झील जिसका नाम है उदय सागर। उदय सागर झील को इसलिए भी याद रखना है कि राजस्थान का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किस झील पर है? उदय सागर झील पर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसके जल का उपयोग करता है, और इसलिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा यहां पर राज्य का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। इसके बाद यह नदी इससे आगे प्रवाहित होती है। इससे आगे प्रवाहित होने के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग से के समीप यहां पर जावद मध्य प्रदेश से आने वाली नदी जिसका नाम है गंभीरी, और गंभीरी नदी का जल लेकर यह कहां प्रवाहित होती है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में बिगोद के समीप जाकर किसमें मिल जाती है? किसमें मिलती है? बनास में। और बनास में मिलकर यहां पर एक और नदी जिसका नाम है मैनाल, और मैनाल नदी का जल लेकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बिगोद नहीं है, शायद मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा का त्रिवेणी संगम का नाम बोल रहा हूं मैं, मांडलगढ़ ही है, ठीक है। एक बार बेड़च, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरी नदी पर भी बात कर ली थी। नदी का नाम है कोठारी, ठीक है। तो एक तो कोठारी नदी जिसका उद्गम होता है दिवेर राजसमंद। राजसमंद से
चित्तौड़ और भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है। भीलवाड़ा में ये नदी मांडलगढ़ के समीप जाकर किस में मिल जाती है? बनास नदी में। इस नदी पर भीलवाड़ा शहर के नक्कट एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मेजा बांध। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलवाड़ा शहर का प्रमुख पेयजल स्रोत कौन सा है? मेजा बांध। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो मेजा बांध। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा खपत अगर किसी चीज की होती है तो पानी की होती है, और भीलवाड़ा में पेयजल का बड़े पैमाने पर संकट होता है। हर साल कोटा से ट्रेन के जरिए पेयजल को भीलवाड़ा लाया जाता है, और इसलिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेजा बांध किस नदी पर है? तो कोठारी नदी पर। कोठारी नदी का उद्गम कहां होता है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, राजसमंद, चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा में प्रवाहित होकर भीलवाड़ा में जाकर किस में मिल जाती है? तो बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नदी सहायक नदियों में खारी। खारी नदी बनास की प्रमुख सहायक नदी, और इसका जो उद्गम होता है, इस प्लेस का नाम है बिजराल गांव की पहाड़ियां, और बिजराल गांव की पहाड़ियां देवगढ़ राजसमंद। कहां से निकलती है? देवगढ़ राजसमंद से। बिजराल गांव की पहाड़ियां देवगढ़ राजसमंद से निकलकर राजसमंद, राजसमंद से ब्यावर, ब्यावर से अजमेर, अजमेर से टोंक, और देवली टोंक में जाकर, या सॉरी यहां पर राजमहल टोंक में जाकर यह डाई नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ध्यान रहे, खारी नदी भीलवाड़ा और अजमेर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलवाड़ा एवं अजमेर में बाढ़ का कारण कौन सी नदी है? खारी। क्योंकि खारी नदी जहां प्रवाहित होती है वो पूरा प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया होने की वजह से जब बरसात काल में तो इसका जो जल है वो दूर दूर तक फैल जाता है, और इस खारी नदी के तट पर ही भीलवाड़ा का एक कस्बा आसिंद देवनारायण का मंदिर किस नदी के तट पर है? खारी नदी के तट पर। इसके बाद नदी का नाम है डाई। नसीराबाद की पहाड़ियां अजमेर से निकलती है और राजमहल टोंक में जाकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हुई किस में मिल जाती है? तो ठीक है, तो एक तो त्रिवेणी संगम बनास, बेडच और मैनाल, और दूसरा त्रिवेणी संगम बनास, खारी और डाई, और तीसरा त्रिवेणी संगम बनास, सीप और चंबल। बनास नदी तंत्र में 3 त्रिवेणी संगमों का निर्माण होता है। इसके बाद नदी का नाम है माशी। किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, और किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से निकलकर अजमेर और टोंक में जाकर किस में मिल जाती है? तो टोंक में जाकर ये बनास नदी का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मोरेन। मोरेन बस्सी चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, जयपुर और करौली में प्रवाहित होकर सवाई माधोपुर में जाकर किसमें मिलती है? चंबल में। इसकी सहायक नदी ढूंढ, और ढूंढ के प्रवाह क्षेत्र के कारण ही जयपुर और आमेर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कोई खास रहा हुआ मैटर नहीं था, केवल छोटी छोटी नदियां लिखवा देता हूं। लिखो बेड़च, बेड़च, लिखे। इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम गोगुंदा उदयपुर से होता है। इस नदी का उद्गम गोगुंदा उदयपुर से होता है। यह नदी
यह नदी उदयपुर शहर के मध्य प्रवाहित होती है। उदयपुर शहर के मध्य प्रवाहित होती है तथा उदय सागर झील तक इसे आयड नदी के नाम से जाना जाता है। आयड नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के तट पर धूलकोट सभ्यता ब्रैकेट में आहड़ सभ्यता, धूलकोट सभ्यता ब्रैकेट में आहड़ सभ्यता स्थित है। यह नदी चित्तौड़ दुर्ग के समीप जावद मध्य प्रदेश से निकलकर आने वाली गंभीरी नदी का, जावद मध्य प्रदेश से निकलकर आने वाली गंभीरी नदी का जल लेकर प्रवाहित होती है तथा बिगोद भिलवाड़ा में बनास बेड़च बिगोद, ठीक है, बिगोद लिख देना, मांडलगढ़ नहीं लिखना है, ठीक है। बिगोद भिलवाड़ा में बनास बेड़च एवं मैनाल का त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट, कोठारी नदी लिखें, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलकर राजसमंद, चित्तौड़ एवं भिलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ एवं भिलवाड़ा में प्रवाहित होकर भिलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है।
इस नदी पर भीलवाड़ा शहर के समीप मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध बनाया गया है। जो भीलवाड़ा का मेजा बांध बनाया गया है, जो भीलवाड़ा का प्रमुख पेयजल स्रोत है। प्रमुख पेयजल स्रोत है। नोट करके लिखो। कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। गीलून राजसमंद में बागोर सभ्यता। कोठारी नदी के तट पर बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा। इसके बाद नदी का नाम खारी नदी। खारी नदी। बिजराल गांव की पहाड़ियां, बिजराल गांव की पहाड़ियां देवगढ़, बिजराल गांव की पहाड़ियां देवगढ़ राजसमंद से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, एवं टोंक में प्रवाहित होकर, अजमेर एवं टोंक में प्रवाहित होकर राजमहल टोंक में, यह भी मिलाने के लिए पूछा था आरएस प्रीलिम्स में, सॉरी एसआई वाले में। राजमहल टोंक गार्नेट के लिए पूछा था, तांबड़ा। ठीक है। प्रवाहित होकर राजमहल टोंक में बनास नदी में मिलती है। इस नदी के तट पर आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण का मंदिर स्थित है। देवनारायण का मंदिर स्थित है। इसके बाद डाई नदी, डाई नदी बिजराल गांव, नदी का नाम डाई नदी। नसीराबाद की पहाड़ियां, नसीराबाद की पहाड़ियां अजमेर से निकलकर, अजमेर से निकलकर अजमेर एवं टोंक में प्रवाहित होकर
टोंक में प्रवाहित होकर राजमहल टोंक में बनास एवं खारी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसके बाद नदी का नाम माशी। नदी का नाम माशी। किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से निकलकर टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद लास्ट मोरेन नदी। मोरेल नदी बस्सी चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकलकर जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में प्रवाहित होकर सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी ढूंढ। लिखे आमेर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी। आमेर की पहाड़ियां ढूंढ नदी में लिखना है। इसी के नाम पे ढूंढाड़ है इसलिए लिखवा रहा हूं, नहीं तो कोई बड़ी नदी नहीं है ये। ढूंढ नदी आमेर की पहाड़ियों से निकलकर प्रवाहित होने वाली इस नदी के नाम पर ही जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है।
जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। ओके, राजस्थान की अप्पा प्रणाली कंप्लीट। राजस्थान की नदियां, आंतरिक अप्पा की नदियां पड़ी। अरब सागरीय अप्पा तंत्र में माही नदी तंत्र, साबरमती नदी तंत्र, लूनी नदी तंत्र और पश्चिमी बनास नदी तंत्र पड़े। इसके बाद बंगाल की खाड़ी के अप्पा तंत्र में दो नदियां, बाणगंगा और गंभीरी, सीधे यमुना में, गंभीर सीधे यमुना में जल ले जाने वाली, और इसके बाद चंबल नदी तंत्र और लास्ट बनास नदी तंत्र। ठीक है, नया हेडिंग डालते हैं। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। ओके, एक बार देखें। एक तो राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना है उनको हम चार भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। एक नंबर 1 बहुउद्देश्य परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नंबर 2 वृहद सिंचाई परियोजना। नंबर 3 मध्यम सिंचाई परियोजना। और नंबर 4 लघु सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं? 4। एक बहुउद्देश्य परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ज्योग्राफी इंडिया पढ़ाया तब भी बताया होगा कि विश्व में बहुउद्देश्य परियोजनाओं की शुरुआत अमेरिका, और अमेरिका की पहली बहुउद्देश्य परियोजना टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। भारत में बहुउद्देश्य परियोजना की शुरुआत 1948, 1948 स्वतंत्र होने के एक साल के बाद ही 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो एक तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं वह नदी घाटी परियोजनाएं होती है या वह रिवर वैली प्रोजेक्ट होती है जिसमें बांध बनाने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें बाढ़ को रोकना, सिंचाई या पेयजल की व्यवस्था करना, या पर्यावरण एवं पारिस्थितिक या जल पर्यटन को बढ़ावा देना, या अन्य कोई भी उद्देश्य हो सकता है। तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं वह परियोजनाएं जिसमें एक से अधिक उद्देश्य सम्मिलित हो, उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से संबंधित बहुउद्देश्य परियोजनाएं, जिसमें नंबर 1 चंबल बहुउद्देश्य परियोजना। नंबर 2 माही बहुउद्देश्य परियोजना। नंबर 3 नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नंबर 4 भाखड़ा नांगल परियोजना। और नंबर 5 व्यास परियोजना। राजस्थान से संबंधित बहुउद्देश्य परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 5। चंबल बहुउद्देश्य परियोजना, माही नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना, एडवांस इरिगेशन प्रोजेक्ट, वह सिंचाई परियोजना जिसमें सिंचित क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, उस प्रकार की सिंचाई परियोजना को हम क्या कहते हैं? वृहद सिंचाई परियोजना।
एक सिंचाई परियोजना के लिए सिंचित क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? मोर देन 10,000 हेक्टेयर। हमारे पास बृहद सिंचाई परियोजना में वर्ल्ड की फेमस परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 19.63 लाख। होना कितना चाहिए एक के लिए? 10। लगभग 19,000 परियोजनाओं के बराबर अकेली परियोजना, और इसलिए विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। और इसलिए एक परीक्षा छोड़ के दूसरी परीक्षा में आईजीएनपी के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो बृहद सिंचाई परियोजनाएं, वह परियोजनाएं जिसमें सिंचित क्षेत्रफल 10,000 से अधिक होता है। इसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जिसमें सिंचित क्षेत्रफल 2 से 10,000 हेक्टेयर और 2,000 हेक्टेयर से कम। अब सरकार ये सिंचाई परियोजनाएं नहीं बना रही है, ये भी नहीं बना रही है। अब सरकार का ध्यान लघु सिंचाई परियोजनाओं पर, लघु सिंचाई परियोजनाओं में इसलिए है, या मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान इसलिए है कि एक तो पर्यावरण और पारिस्थितिक हानि नहीं होती है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की समस्या नहीं होती है। मैंने शायद पढ़ाते हुए कहा था, नवनेरा दिया एसआई में, ईआरसीपी का पहला बांध। मतलब पूरे पेपर में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो पेपर था एसआई का टफ पेपर है, लगभग 35 क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये इस साल आएंगे। कितने? लगभग 35 क्वेश्चन है, और किसी ने 55 कर लिए ना, तो वो जीत जाएगा इस लड़ाई में, क्योंकि हिंदी बहुत सरल थी। हिंदी का पेपर अगर मैं देने जाता ना, तो 100 में से आराम से लगभग 80-85 क्वेश्चन करने की स्थिति में था, क्योंकि मैं देखते देखते एग्जाम हॉल में देख रहा था कि मैंने कहा कि नई पीढ़ी जो है व्हाट्सएप वाली, गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ भी पता नहीं है, विरोध करना। तो ध्यान रखना, पढ़ने वाली जो पीढ़ी थी वो समाप्त हो गई। आप इसमें थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो नौकरियां लग जाएगी। पेपर इतना कठिन नहीं, जीके का था कठिन, लेकिन मैंने आपको सलेम तमिलनाडु लिखवा रखा है, तो सलेम को तमिलनाडु से मिलाना था। ठीक है, जो जो मतलब ज्योग्राफी, मरुस्थल का पूछा, मैंने नहीं कहा कि हर बार मरुस्थल पूछ रहा है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन सारे पूछे हुए। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कहा कि आपको यहां पढ़ाते हुए कहा था, मैंने कहा कि ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड भौतिक दृष्टि से किसका हिस्सा है? अमेरिका का। राजनीतिक दृष्टि से अधिकार किसका है? डेनमार्क का। मैंने पूछा था कि अब ग्रीनलैंड विवाद पूछेगा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम करंट में पूछ लिया। संगीत का प्रसिद्ध अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड में धर्मगुरु दलाई लामा को मिला, तो एक आश्चर्य है ना। दलाई लामा, मैंने कहा ना, दलाई लामा बताया आपको, दलाई लामा को कौन सा अवार्ड मिला पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि चीन बार बार दलाई लामा को लेकर भारत पर आक्षेप लगाता है, और उनको विश्व की सबसे बड़ी संस्था ने कौन सा अवार्ड दिया? ग्रैमी अवार्ड। यानी कि विश्व स्वीकृति दे रहा है ना, भले चीन विरोध करें, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो है ना। और इसलिए मैं कल शाम को भी इनकी क्लास थी, तो मैंने यही कहा था कि नहीं, एक बार दृष्टि खोल के इतना आपको समझ में आने लग जाए कि ये करंट में कहां कहां से क्या आता है। मैंने बाद में बात की थी बैंक रेट, रेपो रेट। बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ऋण किस रेट पे देता? बैंक रेट पे ही तो देगा। बाकी सारी की सारी रेटें कौन सी थी? हमारे खाते की थी। मार्जिनल स्टैंडिंग फंड है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये क्या है? लैंडिंग की रेट से। तो मतलब क्वेश्चन ऐसे टफ नहीं थे, पेपर में अखबार वाले ने दिया है, या अगर आप इंस्टा पे वीडियो देखोगे तो हिंदी के पेपर के बाद सब इंस्पेक्टर नजर आ रहे हैं, और जैसे जीके का पेपर करके आए उसके बाद सारे सितारे उतर गए। तो ये स्थितियां नहीं पढ़ने वालों की, इतना टफ नहीं है। मतलब टफ है, लेकिन हर परीक्षा में 60% नकल नहीं हो तो 60% लाना विद्यार्थी के लिए मुश्किल काम, क्योंकि एक परीक्षा का दबाव होता है, परीक्षा का सिलेबस इतना वाइड होता है। अब सिंपल सी बात है, हम कहीं पर भी जाते हैं, गोटे वाले के वहां गोटो ये जैसे अभी सर्दियों में बर्फ के गोले वगैरह खा रहे, वो मीठा करके देता है आपको, बिल्कुल मीठा। तो गर्मियों में पूछेगा ना कि कृत्रिम शुगर कौन सी है, सैकरीन पूछ रखी है। मैंने आपको कहा कि डेली साइंस पे जाइए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
सैकरीन पूछी थी ना, तो आप ये बर्फ के गोले वगैरह खाते हो ना, बिल्कुल मीठे होते हैं, वो शक्कर डाल के आपको इतना मीठा करके देता है। शक्कर थोड़ी डालता है वो, क्या डालेगा? सैकरीन ही तो डालेगा। कृत्रिम शुगर पूछी हुई है। तो क्वेश्चन कहीं से ऐसे ऊपर से नहीं आए। हम डेली लाइफ की साइंस को कंप्लीट कर लेंगे, प्रश्न हो जाएंगे। बात कर रहा था मैं सिंचाई परियोजनाओं में बहुउद्देश्य परियोजनाएं, बृहत परियोजनाएं और मध्यम और लघु। तो एक तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य परियोजनाएं वह परियोजनाएं जिसमें नदी घाटी परियोजनाओं में एक से अधिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य होता है और अन्य गौण उद्देश्य होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी सिंधु की सहायक नदियों पर किशनगंगा परियोजना है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उन पहाड़ों में कोई खेत नहीं है जहां पानी की जरूरत है, अच्छी वर्षा होती है वैसे ही वहां पे। फरक्का बांध बनाया, फरक्का बांध के पीछे का उद्देश्य कलकत्ता बंदरगाह को वर्ष भर खुला रखना है। भाखड़ा नांगल बनाया गया तो क्यों बनाया गया? सिंचाई के उद्देश्य से। हरिके बैराज बनाया गया, क्यों बनाया गया? सिंचाई के उद्देश्य। तो एक तो मुख्य उद्देश्य भी पूछ सकता है, किस नदी पर है उसको भी पूछ सकता है। बृहत सिंचाई परियोजनाएं, सिंचित क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर से अधिक। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, सिंचित क्षेत्रफल 2 से 10,000 हेक्टेयर। और लघु सिंचाई परियोजनाएं 2,000 से कम। जब भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परीक्षा में पेपर बनाता है या आरपीएससी पेपर बनाती है, जब सिंचाई परियोजना का क्वेश्चन देना हो तो वो यही करेगा, तकली परियोजना कहाँ है, छापी परियोजना कहां पर है, चूलीदेह परियोजना कहां है, पार्वती परियोजना कहां है, नवनेरा बांध कहां है। क्यों? क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में नदियां ज्यादा है और छोटे छोटे नालों पर परियोजनाएं बनी हुई है। चाकण परियोजना, आलनिया परियोजना, तो छोटे छोटे। और सरकार का ध्यान क्या है कि अब स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करी जाए, क्योंकि बड़े बांध बनाने के लिए अब जमीन नहीं है। अब आप जमीन लेके बड़ा बांध बनाने जाओगे तो विरोध का सामना करना पड़ेगा, पर्यावरण को भी नुकसान होगा, विस्थापन भी होगा। और इसलिए पर्यावरणविदों का और सरकार का ध्यान अब किस पर है? लघु सिंचाई परियोजनाओं। और इसलिए जो भी बजट में आती है हर बार कि जैसे कि नई परियोजना मामेर परियोजना, अब उदयपुर में रह रहे हैं, मामेर कहां है पता ही नहीं है, तो मामेर परियोजना कहां पर है? उदयपुर में। भैसा सिंह परियोजना नई स्वीकृत की है सिरोही में, नाम ही पढ़ेंगे कि भैसा सिंह, तो भैसा सिंह सुना ही नहीं हमने। क्वेश्चन कहां से आएंगे? जहां इकोनॉमी की जो हमारी आर्थिक समीक्षा आती है मार्च में, उसमें जो जो डेटा है वो सारे। अभी बजट के क्वेश्चन पूछे थे जीडीपी के, तो 2024-25 ईयर लिख दिया था। ईयर लिख दिया है, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो कर लो, नहीं करने तो छोड़ दो, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि 4 साल की इकोनॉमी के आंकड़े याद कर पाओ। जब भी सत्र दे उस समय आपको एग्जैक्ट याद है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि कृषि उत्पादन में भी यही होगा कि 2020-21 में राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न कौन सा है? आपने इकोनॉमी 20-21 की पढ़ रखी है तो याद होगा, अंदाजे से करके नहीं आना है कि सर ने तो पढ़ाया था कि मक्का सर्वाधिक कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। इस साल बांसवाड़ा में हुआ, अगले साल चित्तौड़ में भी हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी के आंकड़े अलग आते। इस बार तो बांसवाड़ा राइट था, ठीक है, पूछा हुआ था, ठीक है। एक बार लिखवा देता हूं इसको, फिर आगे बात करता हूं। लिखे राजस्थान में सिंचाई परियोजना, लिखे सिंचाई परियोजनाओं को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। सिंचाई परियोजनाओं को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजना लिखें, वह परियोजना जिसमें एक से अधिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। इन परियोजनाओं को नदी घाटी परियोजनाएं भी कहा जाता है।
इन परियोजनाओं को नदी घाटी परियोजनाएं भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। विश्व में बहुउद्देश्य परियोजनाओं की शुरुआत अमेरिका की टेनीसी नदी घाटी, अमेरिका की टेनीसी नदी घाटी परियोजना से, अमेरिका की टेनीसी नदी घाटी परियोजना से, टेनीसी नदी घाटी परियोजना से, जबकि भारत में बहुउद्देश्य परियोजना की शुरुआत 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना से, दामोदर नदी घाटी परियोजना से। इसके बाद लिखें वृहद सिंचाई परियोजना, एडवांस इरिगेशन प्रोजेक्ट, वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। लिखें वह परियोजना जिसमें सिंचित क्षेत्रफल इरिगेटेड एरिया, सिंचित क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। इसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्रफल 2,000 से 10,000 हेक्टेयर, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। इसके बाद लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्रफल 2,000 हेक्टेयर से कम, 2,000 हेक्टेयर से कम। ओके, कल बहुउद्देश्य परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजनाओं पर बात करेंगे। एक तो एक सूचना थी, अगर कोई भी आपका पहचान का हो और वो ज्योग्राफी से नेट या ज्योग्राफी से एमए करना चाहता हो, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, तो सीयूटी, यूजी और पीटी दोनों के बेस शाम को पढ़ा 4 से 6।
मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट केवल पढ़ना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए चाहे आफ्टर 12 जो ग्रेजुएशन के लिए होता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बीयू है, बीएचयू है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ पर खाना पीना रहना सब सरकार का है, एंट्रेंस पास करके जाना होता है। अगर आप बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद या बीकॉम करने के बाद भी आप किसमें जाना चाहते हो, एक इच्छा है कि ज्योग्राफी में पीजी करके मास्टर डिग्री हमें जेएनयू बीएचयू से करनी है, क्योंकि वहां पर उसके साथ साथ विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आईएएस की तैयारी करवाई जाती है। और आपको पता हो कि आईएएस में वहां केवल 50 एडमिशन दिए जाते हैं और 50 एडमिशन में से हर बार 40-42 करके आईएएस बन के निकलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा एक संस्थान से केवल रेजिडेंशियल कोचिंग और एसटी एससी अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि केवल यही का सोचते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लगे, क्योंकि अभी 2 लड़कियां आई है, अभी मैंने शुरू किया क्योंकि सेंट्रल एग्जाम पर हमारे किसी का ध्यान नहीं है और पढ़ने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता, जैसे आप देखा कि जितने भी आईएएस की लिस्ट आती वो शायद 90% लोग बीयू से पढ़े हुए होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, जेएनयू से पढ़े हुए होते हैं। वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉलेज, ये और जैसे पहले क्या था कि लेडी श्री राम कॉलेज है या जो मेन जो कॉलेज है वहां पे एडमिशन होते थे परसेंटेज पर, लेकिन केरल जहां से मार्क्स बाद शुरू होता है, मतलब केरल स्टेट ने 12वीं बोर्ड में बच्चों को 100 में से 99 तक देने शुरू कर दिए। तो 1-2 साल एडमिशन जब बीएचयू जेएनयू में हुए तो सबसे बच्चे ज्यादा किससे सेलेक्ट हुए, केरल से। और इसलिए सरकार ने कर दिया कि अब कोई भी परसेंटेज कितना भी लेके आओ, परीक्षा दो, सीयूईटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो 12th के बाद भी होता है और ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। किसी को लगे कि नहीं है वो दिल्ली जैसे शहरों में जाकर खुद के खर्चे से नहीं रह सकते। अधिकांश बच्चे जेएनयू और डीयू में एडमिशन इसीलिए लेते हैं कि वहाँ की सुविधा का उपयोग करें और आईएएस की तैयारी करें या अन्य एग्जाम की, बड़े एग्जाम की तैयारी करें। अगर कोई ऐसा हो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट ज्योग्राफी में करा